अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्ताफ सर और आज हम लोग साइंस के सेट संख्या 19 का यानी सेट 19 का एनालिसिस करने वाला हूं। इससे पहले सेट 18 यानी सेट 18 तक का एनालिसिस यूट्यूब पर किया जा चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले जाकर के साइंस के 18 सेट का एनालिसिस देखिए और उसके बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं आज के सेट का एनालिसिस। और यह जो सेट है साइंस का, यह हमारे संस्था पर ऑफलाइन कराया जाता है। अगर आप भी साइंस का टेस्ट या किसी भी एग्जाम का टेस्ट या किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी भागलपुर में अपना कंपटीशन क्लासेस में ज्वाइन करके ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट 19 का एनालिसिस। तो आज का सबसे पहला सवाल है 539। इससे पहले 538 सवाल का एनालिसिस किया जा चुका है और टेस्ट हो भी चुका है। तो इसमें पहला प्रश्न है विषम की जांच कीजिए, यानी इन सब में ऑड कौन है, यानी विषम कौन है आपका। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल, बहुकोशिकीय जीव। तो इनमें विषम कौन है आपका। देखिए साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये सब क्या है आपका एक कोशिकीय जीव। क्या है ये आपका एक कोशिकीय जीव है ये सब, ठीक है। और इसमें एक प्रोबैक्टीरिया भी है, कहीं ना प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी है। और ये आप क्या है बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय सभी है और ये बहुकोशिकीय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बहुकोशिकीय जीव। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में से किसे वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, यानी वायु प्रदूषण का सूचक कौन है। इसमें आपका ऑप्शन है लाइकेन, माइक्रोराइजा, राइजोबियम, सिरिलम। तो इन सब में कौन है। तो इसमें कौन है आपका लाइकेन। अब लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषक का सूचक क्यों है, समझते हैं ध्यान से। लाइकेन क्या है, एक प्रकार का पौधा है और ये लाइकेन आपका जो है ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अगर वायु में रहेगा, यानी वायु में अगर सल्फर डाइऑक्साइड रहता है तो उस क्षेत्रों में ये पौधा नहीं उगता है, पौधा नहीं उगता है, यानी ये प्रदूषक माना जाता है SO2। इसलिए जहां पे लाइकेन नहीं उग रहा है यानी लाइकेन का पौधा नहीं हो पा रहा है तो वहां क्या है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, यानी ये वायु प्रदूषक बता देता है, यानी उसका सूचकांक है। तो कौन है आपका लाइकेन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन से विकल्प प्रतीकों के सही अर्थ हैं, यानी विकल्प जो है कौन सा सही है, कौन सा प्रतीक है आपका। तो देखिए मिट्टी बचाओ, सौर ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक बचाओ। तो देखिए इसमें क्या है प्लास्टिक बचाने के लिए नहीं कहा जाता है तो ये तो होगा नहीं। सौर ऊर्जा भी नहीं बचाना, आप जितना यूज कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा है तो बच जाता है आपका मिट्टी बचाओ और पानी बचाओ। और इन दोनों में ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन है आपका, तो सेव वाटर यानी पानी बचाओ। तो ये आपका सही अर्थ हो सकता है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन कवक रोगों के खिलाफ निवारक उपाय नहीं है, यानी कवक से जो फंगल जो डिजीज होता है उसके खिलाफ निवारक उपाय नहीं है, यानी कौन कौन सा निवारक है पहले उसको छांट देना है और जो नहीं है वो आंसर हो जाएगा। देखिए व्यक्तिगत ग्रूमिंग टूल्स को साझा नहीं करना, यानी दाढ़ी बनाने वाला जो रेजर्स होता है उसको नहीं साझा बिल्कुल। इससे क्या होता है आपका फंगल डिजीज होता है, तो ये आपका क्या है उपाय है, लेकिन पूछा है नहीं। अगला क्या है बर्तन और कपड़े का उपयोग अन्य चीजों को साझा नहीं, यानी किसी भी चीज का साझा नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी आपका सही है, उपाय है। पूछा है नहीं, ये भी नहीं होगा। व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क से बचें, यानी व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, इससे भी आपको फंगल हो सकता है। तो ये भी सही बोल रहा है। शारीरिक स्वच्छता, यानी आप शारीरिक रूप से स्वच्छ रहिए, इससे भी फंगल आपका। तो देखिए ये तीनों फंगल से स्पेशल बचाने का तरीका है और शारीरिक स्वच्छता सभी चीज से कहीं ना कहीं बचाता है। तो ये आपका इसका निवारक उपाय, यानी ये सब स्पेशल फॉर आपका कवक और ये सभी बीमारी से कहीं ना कहीं बचाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी बीमारी के रोग जनकों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना आवश्यक है जिसके खिलाफ टीकाओं का उत्पादन किया गया है।
यानी कह रहा है किसी बीमारी का जो रोगजनक है उसके सुरक्षा के रूप में संग्रहित क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है, जिसके खिलाफ टीकों का उत्पादन किया जाता है। टीका बैक्टीरिया प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं करता है आपका। टीका डेंगू प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं करता है। टीका प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, बिल्कुल। टीका इसलिए लगाते हैं कि बॉडी में एंटीबॉडी आए और बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, यानी इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। टीका वायरस बिल्कुल नहीं प्रदान करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टीका प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आगे है डैश सामग्री या बैग आसानी से टूट और फट जाते हैं। किस चीज का सामग्री या बैग आसानी से टूट जाता है? चमड़ा का बैग, प्लास्टिक का बैग, लोहा का, बहुलक का। तो किसका आसानी से टूट जाता है? चमड़ा का बैग। ये बड़ा आसान सवाल था, चमड़ा का बैग आसानी से टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ईंधन नहीं है, यानी इन चारों में कौन सा ईंधन नहीं है? तो देखिए, सबसे पहला ठोस ईंधन होता है, बिल्कुल होता है। तरल ईंधन बिल्कुल आपका है। गैस ईंधन भी आपका होता है। लेकिन स्टीम क्या है? आपका ईंधन नहीं है, यानी स्टीम जो है वो प्राथमिक स्तर पर नहीं आता है, यानी प्राथमिक ईंधन नहीं है, प्राथमिक ईंधन नहीं है। और स्टीम क्या करता है? ऊर्जा देता है, यानी इससे क्या आपका, इसके ऊर्जा से आप काम कर सकते हो, लेकिन ये प्राथमिक ईंधन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टीम ईंधन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संघनन एक प्रक्रिया है। कंडेंसेशन की बात कर रहा है, संघनन क्या होता है? तो देखिए, संघनन क्या होता है आपका? संघनन बोलते हैं जब गैस या जलवाष्प से क्या बन जाए? पुनः द्रव बन जाए। पुनः क्या बन जाए आपका? द्रव बन जाए। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका? संघनन कहलाता है। देखते हैं, गैस से द्रव, बिल्कुल गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या होती है? संघनन कहलाती है। जलवाष्प बनने के लिए गर्म होता है? नहीं, ये अलग चीज है आपका। पानी ठोस से तरल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी आपका नहीं है संघनन। पानी तरल से गैस में, तो ये भी आपका संघनन नहीं है। तो संघनन कौन है आपका? गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। आगे देखते हैं, स्वच्छता भी डैश के विकास में एक अच्छी भूमिका निभाती है। स्वच्छता यानी जो साफ सफाई आपका, वो किसमें अच्छा भूमिका निभाती है? किसके विकास में? रोग बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य किसमें भूमिका निभाती है आपका? स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? आपका स्वच्छता। याद रखिएगा, किसके विकास में? स्वास्थ्य के विकास में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 20,000 हर्ज, 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? एकदम सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट सवाल। 20,000 हर्ज यानी 20,000 हर्ज जो ध्वनि, यानी इससे अधिक, 20,000 हर्ज से अगर अधिक ध्वनि हो तो इसको कौन सा ध्वनि कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। कौन सा कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है। तो ये आपका डायरेक्ट क्या था? सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसमें संवहनी बंडल नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें संवहनी बंडल नहीं होते हैं? तो देखिए, शैवाल, पाइन्स, देवदार, कवक। संवहनी बंडल होते किसमें है? तो पाइस में होते हैं और देवदार में होता है, लेकिन कवक और शैवाल में नहीं होता है। लेकिन यह वनस्पति से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शैवाल। यानी शैवाल में संवहनी बंडल का मतलब होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों हो, ठीक है। तो इसमें शैवाल में आपका नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शैवाल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह तरीका नहीं है जिससे हम कागज का पुनः, यानी बोला गया है इन चारों में से ऐसा तरीका बताना है जिससे हम लोग पुनः कागज का उपयोग कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो देखिए, हम इस्तेमाल किए गए कागजों से ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, बिल्कुल। ये आपका पुनः उपयोग को क्या कर रहा है? बता रहा है। दूसरा है, हम इस्तेमाल किए गए कागजों से दीवार कला बना सकते हैं, यह भी कागज का पुनः उपयोग को बता रहा है। अखबार या पुराने रैपिंग पेपर का उपयोग करके पैकेज, पेंडिंग थर्ड, यानी पैकेज उकेज करते हैं, ये भी आपका यूज बता रहा है जो कागज का पुनः उपयोग को। अगला है, हम छोटे काम के लिए अधिक, ये आपका उपयोग नहीं बता रहा है,
तो पुनः उपयोग को कौन नहीं बता रहा है, तो डी नंबर। हम छोटे काम के लिए अधिक कागज का उपयोग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह पुनः उपयोग को नहीं बताता है। और ये तीनों आपका पुनः उपयोग का, तो कौन नहीं होगा, तो याद रखिएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ये आज कल इस तरह का सवाल बहुत आता है, मिलान करने वाला। पॉलिप, पॉलिप क्या है आपका, तो पॉलिप है आपका द्विगुणित बेलनाकार और अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। कौन आपका पॉलिप, ये सब आपका क्या है, जीव है। मेडूसा, मेडूसा क्या है आपका द्विगुणित छाता जैसा और यौन चरण, ये क्या है आपका द्विगुणित छाता जैसा यौन चरण है। स्लेश कोरक क्या है आपका चिपकने वाला कोशिका, क्या है आपका ये चिपकने वाला कोशिका है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। देखिए ये मेडूसा एक तरह से कह सकते हैं कि ये हाइड्रा, कहां ये आपको देखने को मिलता है, हाइड्रा में आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक का यानी एक का आपका क्या हो गया बी, दो का हो गया सी और तीन का हो गया आपका ए। तो देखिए एक का बी कहां पे है, एक का बी, दो का सी और तीन का ए, बी नंबर इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नेप्थलीन बॉल्स भी डैश के बनते हैं। यह नेप्थलीन बॉल्स होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स, ये नेप्थलीन बॉल्स क्या है, तो देखिए ये जो नेप्थलीन्स बॉल्स है आपका, ये क्या है, इसी को बोलते हैं फेनाइल बॉल्स। क्या बोलते हैं, फेनाइल की गोलियां, फेनाइल गोलियां। और ये फेनाइल गोलियां जो है ये किसका बनता है, तो याद रखिएगा कच्चा तेल या कोल तार, कच्चा तेल को क्या वो कोल तार, इनका ये बनता है। और इन्हीं के आसवन से, इन्हीं के आसवन से क्या प्राप्त होता है आपका, तो ये आपका नेप्थलीन बॉल्स क्या होता है आपका प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, किससे बनता है, कोल तार से, यानी कच्चा तेल के आसवन से क्या बनेगा आपका नेप्थलीन्स का बॉल, सफेद जैसा आपका फिनाइल गोलियां बनता है, याद रख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, डैश कपास बनाने वाले पॉलीमर रसायन का नाम है, यानी कपास बनाने वाले पॉलीमर रसायन कौन है आपके, तो देखिए तो कौन होता है आपका सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज है वो क्या आपका है कपास बनाने वाला पॉलीमर का क्या है बहुलक, यानी बहुत सारा सेल्यूलोज मिलके क्या बनेगा आपका, तो ये कपास बनता है, तो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एच आकार की कोशिकाएं जो उत्सर्जन करती है कहां पाई जाती है, यानी एच आकार की कोशिकाएं जो उत्सर्जन करती है वो कहां पाई जाती है, तो याद रखिएगा नेमाटोडा। ये नेमाटोडा क्या है, नेमाटोडा, ये नेमाटोडा क्या है, एक गोल कृमि है, क्या है आपका गोल कृमि। नेमाटोडा एक गोल कृमि है और यह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है आपका जीव, या कह सकते हैं कृमि है, जो हर जगह आपका पाया जाता है। और इसी में एच आकार का कोशिका होता है, क्या होता है इसी में आपका एच आकार का कोशिका होता है, ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कोको कोला का पीएच मान क्या होता है, यानी कोको कोला का पीएच मान क्या होता है, कोको कोला अम्लीय होता है, क्या होता है आपका कोको कोला, कोको कोला क्या होता है आपका अम्लीय होता है, ठीक है। कोको कोला क्या होता है आपका अम्लीय होता है, किसके कारण अम्लीय होता है, फॉस्फेरिक अम्ल, किसके कारण आपका फॉस्फेरिक अम्ल, ये फॉस्फेरिक अम्ल के कारण ही क्या होता है कोको कोला अम्लीय होता है। और इसका अगर बात किया जाए पीएच मान का, तो पीएच मान कितना होता है 2.5 से लेकर के 3.5, 2.5 से लेकर के आपका 3.5 होता है, किसके कारण फॉस्फेरिक अम्ल के कारण होता है, ये मिलाया जाता है कोको कोला में। आगे बढ़ते हैं, अगला है पौधों को नाइट्रेट आयन की आवश्यकता क्यों होता है, यानी पौधे नाइट्रेट क्यों लेते हैं, तो देखिए नाइट्रेट आयन से क्या बनता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन को तैयार करने, एमिनो एसिड जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है,
तो क्यों लेता है पौधों आपका? तो प्रोटीन तैयार करने के लिए नाइट्रेट आयन की आवश्यकता होती है, किसको? पौधों को होती है। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में रहता है। एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में पूरब से पश्चिम की ओर आता है। क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया जाने वाला बल किधर होता है आपका? उत्तर की ओर होता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से। किस नियम से होता है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम, हस्त के नियम से किधर हो जाएगा आपका? उत्तर में। किधर बल लगेगा आपका? उत्तर में बल लगेगा, याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसके प्रतीक के साथ गलत सुमेलित है? कौन सा तत्व इसके प्रतीक के साथ? देखते हैं। पोटासियम का आपका क्या है? के, बिल्कुल सही है। सोडियम का क्या है आपका? Na, बिल्कुल सही है। Fe, लोहा का क्या होता है? Fe, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम का भी Mg सही है। यानी इनमें जो है सब आपका सही है। तो ये आपका हो सकता है कि टाइपिंग आपका मिस्टेक हो, ठीक है। इसमें आपका क्या है? सब का सब आपका सही प्रतीक है, गलत कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोहे के क्षरण और जंग को कम करने की विधि नहीं है? यानी लोहे के क्षरण और जंग को कम करने का विधि कौन नहीं है इसमें? तो देखते हैं। लोहे की वस्तु को पेंट करना, बिल्कुल ये क्षरण को कम करता है, यानी जंग को रोकता है। लोहे की वस्तु को तेल लगाना, ये भी जंग को रोकता है, क्षरण को रोकता है। लोहे की वस्तु पर को ग्रीज लगाना, यानी ग्रीस लगाना, तो इससे भी क्या होता है? लोहे के क्षरण को यानी रोका जा सकता है। अगला है, लोहे की वस्तु को पानी, यानी पानी में डुबाने से आपका जंग और क्षरण रोका नहीं जा सकता है। तो आप याद रख सकते हैं कि ये आपका, क्योंकि पानी के साथ क्या चाहिए? नमी चाहिए और ऑक्सीजन। क्या क्या चाहिए आपका? जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन चाहिए। नमी और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और यहां पे सिर्फ क्या मिल रहा है आपका? पानी, और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिस कारण से जंग नहीं लगेगा। कौन सा विधि आपका है? तो ये याद रख सकते हैं, लोहे की वस्तु को पानी में डुबाना। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा का कारण प्रदूषित हवा में उपस्थित SO2 और NO2 गैस है। अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? सबसे पहले देखिए, वर्षा का पीएच मान क्या होता है आपका? वर्षा का पीएच मान की अगर बात किया जाए, कितना होता है वर्षा का पीएच मान? 5.6। कितना होता है आपका? 5.6 होता है। अगर बात किया जाए अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है आपका 5.2, ठीक है, यानी 5 के आसपास होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 5.2 अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपका। आगे बढ़ते हैं। 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु को जमीन के स्तर पर 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई उठाने में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी पूछा गया है कार्य क्या होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। और यहां आपको दिया गया है m, मास कितना दिया गया है? 5 kg, ठीक है। आपके पास ऊंचाई, हाइट दिया गया है 50 सेंटीमीटर। आपके पास g का मान दिया गया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए, यहां पे आप क्या, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका? 0.5 मीटर। कितना? 100 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर। अब देखिए, फॉर्मूला पे बैठाते हैं। m का मान हो गया 5 आपका, g का मान है 10 और आपका h का मान है 0.5 मीटर। और इसको अगर आप गुना करते हैं तो क्या होने वाला है? 25, ठीक है, और पॉइंट से 0 चला जाएगा, यानी 25 क्या लगेगा आपका? 25 जूल का क्या होगा आपका? काम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 जूल। तो ये आप समझ चुके होंगे, कितना हो जाएगा आपका? 25 जूल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? किसी वस्तु पे अगर धक्का लगाते हैं या खिंचाव होता है तो वो क्या कहलाता है? तो याद रखोगे बल। क्या कहलाता है आपका? बल। खिंचाव या धक्का किसी वस्तु पर लगेगा तो उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो देखिए कौन सा ऐसा धातु है, तो आप जानते भी होंगे, वो धातु है आपका पारा, Hg। ठीक है, पारा यानी Hg आपका है जो सामान्य तापमान पर क्या होता है? द्रव अवस्था में। लेकिन यहाँ पे आपका पारा नहीं है। गैलियम, पोटासियम, कैल्शियम, बेरिलियम, तब कौन होगा आपका? तो याद रखिएगा इसमें एक धातु है जिसका नाम है आपका गैलियम। ये जो आपका गैलियम धातु है इसका जो तापमान होता है 29.78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये धातुओं में सबसे कम है। यानी धातुओं में क्या होता है, यानी कह सकते हैं एक तरह का ये भी आपका कम होता है। तो इन सब में किसका कम है आपका? यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी धातु है आपका? गैलियम। यानी इसकी भी क्या होती है आपकी? कम पाया जाता है। ठीक है, गलनांक याद रख सकते हैं 29.78। आगे बढ़ते हैं। अगला है डैश एक मानवीय गतिविधि है। डैश एक मानवीय गतिविधि है जिससे मरुस्थलीकरण हो सकती है। कौन सा गतिविधि से मरुस्थलीकरण हो सकता है? तो देखिए कृषि है, मिक्स फार्मिंग, मछली पालन, मधुमक्खी। यानी मधुमक्खी पालन से तो नहीं होगा, मछली पालन से भी नहीं होगा, तो बच जाता है कृषि और मिक्स फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग से भी नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? कृषि। ज्यादा कृषि करने से, ठीक है, और नियंत्रित कृषि करने से क्या हो सकता है? मरुस्थलीकरण का विस्तार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सौरी। सौरी क्या है आपका? तो याद रखिएगा सौरी क्या है आपका? पत्रक, यानी जो पत्ता होता है ना, पत्ता के नीचे दिखाई देने वाला काला धब्बा, यानी पत्ता के नीचे दिखाई देने वाला काला धब्बा को क्या कहते हैं? तो उसको सौरी कहते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका। और ये आज का लास्ट सवाल है आपका निडारिया। निडारिया क्या होता है आपका? उत्तक स्तर। पोरीफेरा क्या होता है आपका? सेलुलर स्तर यानी कोशिकीय स्तर आपका। केटेनोफोरा क्या होता है आपका? क्लोब्लास्ट, चिपकने वाला कोशिका, यानी 1 का ए है, 2 का बी, 3 का सी, तो ए नंबर क्या होगा आपका? राइट आंसर। तो ये था सेट 19 का। और हम लोग आज जो है 566 प्रश्न तक कर चुके हैं और इसके आगे भी हम लोग करने वाले हैं सेट 20। और इस तरह से हम लोग लगभग 2000 से अधिक प्रश्न को YouTube पर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाला जो वीडियो है वो आपको सेट का एनालिसिस मिलता रहेगा और ये मॉडरेट और अच्छे लेवल का साइंस का जो सवाल है वो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।